नमस्कार। आज हम वैद्युत परिपथ और किरचॉफ के नियम के एक अन्य टॉपिक सेलों के संयोजन के बारे में जानेंगे। पूर्व में आपने प्रतिरोधों का संयोजन और संधारित्रों का संयोजन पढ़ा। साथ ही आपने ये भी पढ़ा कि प्रतिरोधों के संयोजन की दो विधियां होती हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। उसके बाद आपने पढ़ा कि संधारित्रों के संयोजन की भी दो विधियां होती हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। कुछ उसी प्रकार सेलों के संयोजन की भी तीन विधियां होती हैं। एक विधि थोड़ा सा अंतर है इसमें, श्रेणी क्रम में संयोजन प्लस समांतर क्रम में संयोजन, और एक तीसरा क्रम है जो इन दोनों से मिलाकर के बनता है मिश्रित क्रम में संयोजन। तो एक विधि एक्स्ट्रा है इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक करके सबको जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं सेलों के संयोजन का श्रेणी क्रम में संयोजन। संयोजन क्यों करते हैं और कब संयोजन बेहतर होगा, इनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन के बारे में जानते हैं। हमने n सेलों को लिया है, स्मॉल n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आपको पीछे मालूम होगा कि श्रेणी संयोजन किस प्रकार से होता है। तो स्मॉल n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। विद्युत वाहक बल सबका E है और आंतरिक प्रतिरोध r है। इन सारे सेलों के श्रेणी क्रम में एक वाय प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दिया है। एक वाय प्रतिरोध भी इनके श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। आपको पीछे हमने बताया भी है शायद कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो वाय प्रतिरोध के साथ में श्रेणीबद्ध होता है हमेशा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। वाय प्रतिरोध के साथ में आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। स्मॉल n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। n सेल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, E प्लस E प्लस E प्लस E डैश 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 करके कहाँ तक, n तक। तो क्या हो जाएगा, n सेलों का विद्युत वाहक बल आ गया हमारा Ne। इसी प्रकार स्मॉल n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध R प्लस R n तक है। तो क्या हो गया, Nr। अब कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। ये प्रतिरोध कैसे जुड़ा है, इसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो पूरे परिपथ का जब हम प्रतिरोध निकालेंगे तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी संयोजन का सूत्र लगाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2। तो ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, ये कुल बाह्य प्रतिरोध है। टोटल मिला करके क्या आ जाएगा, Nr प्लस R। पूरे परिपथ का प्रतिरोध आ गया। अब हम निकालेंगे इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I की वैल्यू निकालनी है। तो I बराबर, पीछे आपने पढ़ा कल सूत्र की, I बराबर होता है E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो I बराबर E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R में वैल्यू रखे। कुल विद्युत वाहक बल कितना है, Ne। E की जगह Ne हो गया। कुल प्रतिरोध कितना आया था, कुल प्रतिरोध कितना आया था, Nr प्लस R। तो Nr प्लस आ गया। तो परिपथ से टोटल धारा कितनी मिली हमको, I बराबर Ne बटे Nr प्लस R। ये हमको जो टोटल धारा मिली वो। अब हम देखते हैं, स्थितियां दो लगाते हैं कि कब संयोजन हमारा बेहतर होगा। अरे भाई, जब कम खर्च करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा लाभ हो तो ही तो स्थितियां बढ़िया होती हैं। तो उसी प्रकार हमें कम सेल लगाने पड़े, ज़्यादा धारा मिले तो वो बढ़िया। तो हम पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति में हमने क्या मान लिया कि परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध परिपथ के वाय प्रतिरोध से बड़ा है। यानी जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है ये वाय प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है। तो वाय प्रतिरोध की तुलना में अधिक है तो I बराबर क्या आ जाएगा, इस सूत्र में वाय प्रतिरोध को हटा दिए, I बराबर आ गया Ne बटे Nr। n से कैंसिल हो गया, E बटे R। E बटे R क्या है, एक सेल की धारा, एक सेल के बराबर धारा। निष्कर्ष क्या मिला कि अगर एक सेल के बराबर ही धारा प्राप्त करनी थी हमको, तो फिर ये n सेल लगाने का क्या फायदा, अर्थात ये संयोजन हो गया हमारा व्यर्थ। इस तरीके से संयोजन श्रेणी क्रम में नहीं करेंगे। दूसरी स्थिति में क्या है,
दूसरी स्थिति में हम इसका उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि बाह्य प्रतिरोध का जो मान है कुल आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा कर लेते हैं। बाह्य प्रतिरोध को कुल आंतरिक प्रतिरोध से बड़ा कर लिया, तो NR को छोड़ दिया इस सूत्र में, क्या आ गया I बराबर NE/R। E/R एक सेल की धारा है, उसका n गुना, अर्थात एक सेल की n गुनी धारा हमको मिल गई। क्या मिली? एक सेल की n गुनी धारा। तो अब हमें करना क्या है, इसमें क्या हुआ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, ज्यादा गुना धारा मिल रही। 4 सेल लगाते तो 4 गुनी मिलती, 8 लगाते तो 8 गुनी मिलती। निष्कर्ष क्या मिला कि अगर श्रेणी संयोजन करना है, अगर श्रेणियों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, तभी श्रेणी संयोजन फायदेमंद होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, दूसरा है संयोजन की विधि, समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन में क्या करेंगे, हम n सेलों को, स्मॉल n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इस प्रकार की n सेल समांतर क्रम में जुड़ी हुई है और इन सारे सेलों के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ध्यान रखिए, पीछे भी बताया था कि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक के साथ श्रेणी क्रम में ही होता है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध के साथ बाह्य प्रतिरोध कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं, तो n सेलों का जो कुल विद्युत वाहक बल, अब आपको मालूम होगा कि समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो चाहे एक सेल लगाए और चाहे 50 सेल समांतर क्रम में लगा दें, कुल विद्युत वाहक बल हमारा E ही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान होता है समान। तो n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या आ गया, कैपिटल E आ गया। अब n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, तो 1/R + 1/R + 1/R डैश कहां तक, n तक। क्या आ जाएगा, 1/R डैश बराबर n/R, या R डैश बराबर क्या आ जाएगा, R/n। क्लियर? ये तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आया। अब निकाल लेते हैं पूरे परिपथ का प्रतिरोध। तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या आएगा, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो R + R/n बराबर आ गया n, LCM लिया n, NR + R/n। कुल प्रतिरोध मिल गया। अब फिर से वही तरीका कि प्रवाहित धारा I निकालेंगे, तो I बराबर E की जगह E, और कुल प्रतिरोध आया तो NR + R/n। पक्षांतर किए, ये ऊपर आ गया तो NE/NR + R। फिर से दो स्थितियां लगाएंगे। पहली स्थिति में NR बड़ा है, इससे स्मॉल r से, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से अधिक है, तो y बराबर E/R। क्या मिला, एक सेल के बराबर धारा मिली। फिर से संयोजन क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। भाई जब एक सेल की धारा लेनी है तो इतना संयोजन करने से क्या फायदा। अगली स्टेप बढ़ते हैं। अगली स्टेप में क्या है कि आंतरिक प्रतिरोध को बड़ा कर देते हैं बाह्य प्रतिरोध से, तो I बराबर क्या मिल गया, NE/R, अर्थात एक सेल की n गुनी धारा प्राप्त। ये तो फायदे का सौदा है कि अगर धारा एक सेल की n गुनी मिल रही है तो क्या होगा, फायदा होगा। तो दो संयोजन पढ़े हमने, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन कब फायदेमंद होगा, जब बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से अधिक रखेंगे तो श्रेणी संयोजन बेहतर है, और अगर समांतर संयोजन कर रहे हैं तो समांतर संयोजन में आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक रखना चाहिए बाह्य प्रतिरोध से, तो संयोजन फायदेमंद होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।